Hello students, our today's class 12th commerce business study chapter number 2.2 chapter name scientific management. टॉपिक हमारा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिया गया है, जिसका आज हम पिछली वीडियो में किया है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो भी प्रिंसिपल दिया वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो भी प्रिंसिपल हैं उनको प्रैक्टिकल रूप में लागू करने के लिए टेलर ने कुछ टेक्निक्स दिए हैं, उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले टेक्निक होती है फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप फंक्शन यानी कि कार्य और फॉरमैनशिप यानी कि हेड ऑफ वर्कर्स के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जो कि सभी जो वर्कर्स हैं उनको ध्यान में रखता है। तो फंक्शनल फॉरमैनशिप का यही मतलब है कि कार्य को इस प्रकार से बांट देना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य को करने में स्पेशलिस्ट बन जाए। ये जो फंक्शनल फॉरमैनशिप है डिवीजन ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग कार्य करता है। जिस प्रकार डिवीजन ऑफ वर्क में हमने काम को अलग अलग बांटा था, उसी प्रकार फंक्शनल फॉरमैनशिप में हम काम को अलग अलग बांट देते हैं। तो टेलर क्या कहते हैं, टेलर के अकॉर्डिंग फैक्ट्री मैनेजर होता है, उसको दो भागों में डिवाइड कर देना चाहिए। सबसे पहले प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज केवल प्लानिंग का काम करेगा कि काम किस प्रकार से होगा, कैसे होगा। प्रोडक्शन इंचार्ज प्रोडक्शन पे ध्यान देगा। प्लानिंग इंचार्ज को भी आगे 4 भागों में डिवाइड किया जाता है अलग अलग, ताकि वो अपने अपने काम की ओर ध्यान दे। सबसे पहला होता है हमारे पास डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अंदर जो भी अधिकारी नियुक्त किया था वो क्या देखता है कि जो काम है वो व्यवस्थित ढंग से हो रहा है, जो रूल्स है वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं, उस पर ध्यान रखता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो है काम को करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस, काम करने की प्रकृति, काम को किस विधि से किया जाएगा, उसमें कौन सी जो है सामग्री मटेरियल कौन सा यूज़ होगा, ये सब कुछ उसने अब के लिए एक कार्ड तैयार करता है जो कि श्रमिकों को सौंप देता है और वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और रूट क्लर्क ये देखते हैं कि काम सही मार्ग से होकर किया जा रहा है नहीं, बीच में कोई स्टेप छूट तो नहीं रहा, जो मार्ग काम को करने के लिए तय किए गए काम उसी तरीके से हो रहा है या नहीं, उसके लिए ध्यान रखता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये देखता है कि काम के लिए जो भी समय निर्धारित किया उसके अकॉर्डिंग हो या नहीं, और कॉस्ट जितनी हमने डिसाइड की है कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं आ रही। तो ये टाइम और कॉस्ट को ध्यान रखता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ठीक है, तो प्लानिंग इंचार्ज है, इसके अंदर डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्शन कार्ड, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होते हैं। इसे हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। डर्टी में हम ओनली इसमें से वाई हट जाएगा, डर्ट के थ्रू हम इसे याद रख सकते हैं। सेकंड होता है हमारे पास प्रोडक्शन इंचार्ज में हम इसको हम याद रख सकते हैं गर्ल्स। इसमें हमें एल यूज़ नहीं करता है, GIRS। ये फॉरवर्ड्स यूज़ हो गए। इन फॉरवर्ड्स का मतलब क्या है, जी गैंग बॉस होता है कि जो श्रमिक होते हैं उन्हें अलग अलग टोलियों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक जो टोली होती है, प्रत्येक ग्रुप होता है, उसका एक हेड डिसाइड कर दिया जाता है जिसे हम गैंग बॉस कहते हैं, जो श्रमिकों के काम को देखता है। इंस्पेक्टर का यह मतलब है निरीक्षक, यानी कि ये काम को देखते हैं काम का जो क्वालिटी है वो सही है या नहीं, जो भी सामग्री है वो अच्छी यूज की गई है नहीं, ये इसको डिसाइड करता है। रिपेयर बॉस जो है जो भी हमारी प्रोडक्शन की मशीनें हैं उनकी समय पर मरम्मत करता है, उनको ध्यान रखता है कि वो ये ध्यान रखता है कि जो भी मशीनें वो काम करने के लिए सही है या नहीं, कहीं वो ख़राब तो नहीं हुई है। स्पीड बॉस काम करने की गति की ओर ध्यान रखता है कि काम किस स्पीड से हो रहा है, जो स्पीड हमने श्रमिक के लिए डिसाइड की थी उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है या नहीं। ये होती है हमारी पूरी फंक्शनल फॉरमैनशिप। सेकेंड टेक्निक हमारे पास आती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि प्रत्येक जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए हम फिक्स कर देते हैं शेप, साइज, वेट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट जो भी कंपनी बना रही है उसके लिए उसका आकार, उसका डिज़ाइन, उसका वजन, उसकी क्वालिटी जो है वो स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो काम होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन में होता है कि जो काम है उसको सरल कर देना चाहिए बिल्कुल, यानी कि उसके अंदर वैरायटी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग वैरायटी हो तो उसके अंदर डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में हम काम को सरल कर देते हैं। इसका मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटीज ऑफ प्रोडक्ट, साइज एंड टाइप्स। अननेसेसरी जो भी जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है प्रोडक्ट में,
उस प्रोडक्ट के साइज को और उसके टाइप को हटा देना चाहिए। ठीक है, जो भी अननेसेसरी डाइवर्सिटीज है उनको हटा देना चाहिए हमें। जैसे कि कोई शू कंपनी है, वो बना रही है 1 2 3 4 5 ऐसे जो साइज है शूज के वो बना रही है। अगर वो उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस करे 1.5 1.7 1.8 या फिर 2.2 इतना अगर डिफरेंस करेगी तो उसके थ्रू हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतना कम डिफरेंस कोई भी लाइक नहीं करता है। 1 2 3 1 का डिफरेंस चल जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमें जो भी चीज़ें, जो भी हमें प्रोडक्ट का साइज़ है उसका अलग से प्रकार है, वो हमें अगर नहीं चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी हम अपनी सेल अच्छे से कर सकते हैं, तो हमें उसे हटा देना चाहिए, काम को सरल कर देना चाहिए। फैटिग स्टडी थर्ड है हमारे पास। फैटिग स्टडी, फैटिग का मतलब होता है थकान। जो वर्कर्स है वो लंबे समय तक काम करते हैं, उन्हें थकान होती है। टेलर कहते हैं कि हमें जो वर्कर्स हैं उनकी फैटिग को ध्यान में रखना चाहिए, उन्हें हमें इसके लिए फैटिग को दूर करने के लिए उन्हें हमें रेस्ट देना चाहिए। इसके लिए हमें क्या क्या डिसाइड करना पड़ता है फैटिग स्टडी में? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितने रेस्ट इंटरवल देंगे हम, उसका टाइम क्या होगा, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, एक दिन में हम कितने उन्हें रेस्ट इंटरवल देंगे और वो कितने कितने समय के होंगे और किस प्रकार से देने हमें, वो सब कुछ हम फैटिग स्टडी में डिसाइड करते हैं, ताकि जो श्रमिक है वो थकान महसूस ना करे और पूरे जोश के साथ अपना काम करे। फोर्थ है हमारे पास मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में यानी कि काम को करने का मेथड, कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे? टेलर कहते हैं कि सिलेक्ट बेस्ट मेथड टू रिड्यूस कॉस्ट। जैसे कि टेलर ने अपने प्रिंसिपल रूल ऑफ थंब में कहा था कि हमें कई मेथड्स हैं, उन कईयों में से सभी को एनालिसिस करके उनके जो गुण और दोष हैं उनको पता करके हमें बेस्ट को सिलेक्ट करना है। मेथड स्टडी में टेलर यही कहते हैं कि हमें बहुत सारे मेथड्स को बार बार अप्लाई करके नहीं देखना है, हमें कई मेथड में से सिर्फ बेस्ट मेथड को चूज करना है जिससे कि हमारी कॉस्ट कम आए। फिफ्थ है हमारे पास टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में टेलर कहते हैं कि हमें फिक्स स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू ए जॉब, प्रत्येक काम के लिए हमें टाइम डिसाइड कर देना चाहिए कि ये जो काम है वो कितने समय में होगा, उसी टाइम के अकॉर्डिंग वो काम पूरा होना चाहिए। मोशन स्टडी में टेलर कहते हैं कि हमें जो भी अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स है, रिमूव अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स, जो भी अनप्रोडक्टिव है और वेस्टफुल मूवमेंट्स है टेलर के अकॉर्डिंग उन्हें हमें रिमूव कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्कर है, प्रोडक्शन का काम कर रहा है, वो बार बार रॉ मटेरियल लेने के लिए वो अपनी जिस भी मशीन पर वो काम कर रहा है उससे दूर जाता है, रॉ मटेरियल लेके आता है, फिर उसे मशीन में डालता है, फिर वो प्रोडक्ट के लिए आगे भेजता है। तो जो रॉ मटेरियल है उसे लाने में उसे, क्योंकि वो उसकी मशीन से दूर है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो बार बार मोशन कर रहा है इधर से उधर, तो जो ये जो मूवमेंट्स है वो वेस्टफुल है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये अनप्रोडक्टिव है, हमारी प्रोडक्शन में किसी प्रकार से सहायता नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैनेजर को क्या करना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल है उसे प्रोडक्शन एरिया के पास में ही कर देना चाहिए, प्रोडक्शन मशीन के पास में ही रखवा देना चाहिए, ताकि जो वर्कर है वो बार बार मूवमेंट ना करे इधर से उधर और उसका टाइम बच जाए और वो जो काम है वो निर्धारित समय पे पूरा कर ले। तो मोशन स्टडी में हम अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को हटा देते हैं। 7 डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग टेलर कहते हैं कि हमें जो पीस वेज सिस्टम है वो हमारा डिफरेंट होना चाहिए, विभेदात्मक मजदूरी पद्धति को हमें लागू करना चाहिए। पेमेंट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पीसेज, वर्कर्स जितना प्रोडक्ट के जितने पीसेज बना रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे हमें पे करना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए हम 50 के अकॉर्डिंग पे करते हैं, अगर कोई 100 यूनिट्स है वो बनाता है तो हम उसे 100 × 50 500 रुपये पे करेंगे। अगर उस किसी वर्कर ने 80 यूनिट्स बनाई है तो 80 × 50 हम उसे 400 रुपये पे करेंगे। यानी कि जितना वो काम करे, जितनी यूनिट तैयार करे उसके अकॉर्डिंग हमें पे करना चाहिए वर्कर को। 8 होता है हमारे पास वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में ये सारी जो पीछे की हमने स्टडी की है, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये सारे हमारे वर्क से रिलेटेड होते हैं, पूरा वर्क इन्हीं पे डिपेंड करता है। तो इस वर्क स्टडी में हम इन सभी को स्टडी करते हैं, इनके अकॉर्डिंग हम वर्क को डिसाइड करते हैं, इन सभी का अध्ययन करके इन सभी को डिसाइड करके हमारी वर्क स्टडी डिसाइड की जाती है। 9 है मेरे पास मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? चेंज मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजर। वर्कर और मैनेजर का एक दूसरे के प्रति जो एटीट्यूड है उसको हमें चेंज करना चाहिए। वर्कर सोचते हैं कि मैनेजर को कोई काम नहीं है, वो हमें
काम दे देता है और वह चला जाता है, चाहे काम हमारी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ना हो, तो उनका जो है मैनेजर के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड होता है। उसी प्रकार मैनेजर ये सोचता है कि श्रमिक को तो बस फ्री में सैलरी चाहिए, काम उन्हें करना नहीं होता। तो ये जो एटीट्यूड है दोनों का एक दूसरे के प्रति अपोजिट, उसे हमें चेंज करना चाहिए। टेलर कहते हैं कि उसे चेंज करना चाहिए, मैनेजर और वर्कर को एक दूसरे का कोऑपरेशन करना चाहिए ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो ये थे हमारे टेलर के द्वारा दी गई टेक्निक्स। तो स्टूडेंट्स अब हमने फियोल और टेलर दोनों के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हमने स्टडी कर लिया है। तो इनकी जो प्रिंसिपल की सिग्निफिकेंस है वो क्या है वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होती है इन प्रिंसिपल्स की, मैनेजमेंट प्रिंसिपल की? प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ये जो मैनेजर प्रिंसिपल्स मैनेजर को रियल वर्ल्ड से रूबरू कराते हैं, रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, किस प्रकार से उन्हें क्या काम करना चाहिए, इसके बारे में उन्हें एजुकेट करते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, बेस्ट मेथड को यूज़ करेंगे, तो हमारे जो रिसोर्सेज है उनका हम अच्छे से यूज कर पाएंगे और इफेक्टिव हम अपने प्रशासन को अच्छे से चला सकते हैं। साइंटिफिक डिसीजंस प्रिंसिपल्स हमें कहते हैं कि कोज एंड इफेक्ट, कोज एंड इफेक्ट, क्या किसी काम को करने का क्या कारण होगा और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये हमें बताते हैं, तो हम साइंटिफिक डिसीजन ले सकते हैं। फॉर मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, समय समय के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट में चेंज होते रहते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस के बारे में मैनेजर्स को अवगत कराते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने बिजनेस को अप टू डेट रख सकते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे कि फियोल के प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैनेजमेंट अपनी पूरी करता है। तो प्रिंसिपल्स के थ्रू, प्रिंसिपल्स को लागू करके हमारे समाज को अच्छे से एम्प्लॉयमेंट दे करके, उन्हें अच्छी कार्य दशाएँ प्रोवाइड करवा करके हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च, अगर मैनेजर बार बार से अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, उन्हें रीड करता है, उनके अकॉर्डिंग कार्य करता है, तो वो ट्रेंड हो जाता है अपने काम में। एजुकेशन, किस प्रकार से हमें अपने प्रिंसिपल्स को यूज करना है उसके बारे में एजुकेट करता है। एंड रिसर्च, और उन्हें नए नए प्रिंसिपल्स को खोज करने के लिए हमें एजुकेट करता है। तो ये थी हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की सिग्निफिकेंस क्या है? हेनरी फियोल और टेलर दोनों के हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं और उनका महत्व हमने पढ़ लिया है। थैंक्स।